रेडियो सिटी से मैं करिश्मा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे। आज हमारे साथ रेडियो सिटी पर जो शख्स मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर ऋषि लोहिया, जो कि रेडियल एंजियोप्लास्टी स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर से। और आज ऑन दिस ओकेजन हम सर से जो जानेंगे वो है मेनली कोरोनरी हार्ट डिजीजेस के बारे में। लेकिन उससे पहले सर, जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें कुछ बड़ी प्यारी प्यारी बातें पता चली, जैसे कि आपने यूएस में, जापान में, यूरोप में, चाइना में रह करके अपनी स्किल्स को मास्टर किया। वो किस तरह से शहर के लोगों को, लोकल पेशेंट्स को हेल्प करती है, क्यों ये डिफरेंट है, इसके बारे में सर सबसे पहले हमें बताइए। नमस्ते करिश्मा जी। जैसे आपने पूछा, कैसा होता है कि आपको पता है कि मेडिकल साइंस में, स्पेशली कार्डियोलॉजी में, कोई भी नया तकनीक आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेस्टर्न कंट्रीज पायनियर करते हैं। सो टेक्नोलॉजी पहले यूएस, यूके, जर्मनी, इन कंट्रीज में, जापान में जनरली पहले एक्टिव होता है। वहां पे वो कुछ समय होने के बाद इंडिया में वो अवेलेबल होता है। तो ये हम्म। जो लेटेंसी है, इसे कम करने के लिए आई ट्राई टू ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब। हम अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, वहां पे जाके वहां की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। और फिर वो नॉलेज, वो टेक्नोलॉजी हम हमारे पेशेंट्स के लिए यूज करके कैसे उनको बेहतर से बेहतर केयर दे सके, इसकी हम कोशिश करते हैं। और अच्छा। जैसे कि आप बात कर रहे थे रेडियल एंजियोप्लास्टी, तो जापान काफी एग्रेसिव है रेडियल रूट से एंजियोप्लास्टी करने में। सो इसी कारण से अगर अगर हमें एडवांस्ड टेक्निक्स एंजियोप्लास्टी की अगर सीखनी है, तो इन कंट्रीज के जो लीडिंग सेंटर्स होते हैं वहां जाके काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। सर, आपके एक्सपीरियंस से सभी शहर वाले बहुत लाभ ले रहे हैं एंड वी आर सो हैप्पी दैट आज आपसे हम कनेक्ट कर पाए ऑन दिस ओकेजन। तो सेम सबसे हियर। पहले तो सर, क्योंकि आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, किस तरह की कॉमन हार्ट डिजीजेस देखी जाती हैं ज्यादातर? राइट। सो देखिए, कैसा होता है कि जब कभी हम हृदय रोग या हार्ट डिसीज की बात कर रहे हैं, तो 90% टाइम्स जो हम डिसीज की बात करते हैं वो हार्ट अटैक्स या जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है, इनके ब्लॉकेजेस की बात करते हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। हम्म। कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी क्या? जो हार्ट है हमारे बॉडी का पंप है, और इसको एक्टिव रहने के लिए ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। ओके। ये सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स है, अगर इसमें ब्लॉकेजेस आ जाए तो हार्ट को इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई मिलता है, और इस कारण से हार्ट जिस तरीके से काम करना चाहिए, फंक्शन करना चाहिए, वो नहीं कर सकता। और इसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। बाकी भी हार्ट डिसीजेस होते हैं जो ग्रेजुअली लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है, और इस कारण से उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इंप्रूव हो रहा है। एक होता है कंजेनेटल हार्ट डिसीज, यानी जन्मजात हार्ट का प्रॉब्लम, जो बच्चे को जन्म से ही होता है, और ये हम्म। स्ट्रक्चरली हार्ट एबनॉर्मल होने के कारण होता है, जिसे सर्जिकली या इंटरवेंशन से काफी केसेस में रिपेयर कर सकते हैं। फिर होता है एक हार्ट फेलियर, यानी क्या कि हार्ट का जो फंक्शन है, बॉडी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का, अगर किसी कारण से हार्ट वो एडिक्वेटली नहीं कर रहा है, तो इसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। फिर होते हैं अरेथमियास, यानी हार्ट की जो गति होती है, जो एक नियमित रिदम में हार्ट बीट करना चाहिए या काम करना चाहिए, अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसे जो प्रॉब्लम कहते हैं उसे अरेथमियास कहते हैं। तो ये कॉमन हार्ट रिलेटेड इश्यूज है। ओके सर। तो सर, आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। राइट। ये जो है ये ज्यादातर क्यों होती हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस, एंड क्या हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं? राइट। देखिए, कैसा होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज हम बोलते हैं, तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये हार्ट के नसों में ब्लॉकेजेस के कारण होता है। अब हार्ट के नसों में जो ब्लॉकेजेस होता है वो कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉक्स या एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, ये ब्लॉकेजेस निर्मित होते हैं। और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये कुछ कारणों से बढ़ता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी को बीपी और वो कंट्रोल में नहीं है, डायबिटीज, अगर किसी का शुगर्स कंट्रोल में नहीं है, मोटापा या वजन ज्यादा होना, हम्म। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल्स की मात्रा ज्यादा होना, एडिक्शंस जैसे स्मोकिंग, बहुत हेवी अल्कोहल या कोई तरह के ड्रग्स लाइक कोकेन, और मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होना, ये जो फैक्टर्स है, ये जनरली हार्ट के अंदर नसों में ब्लॉकेजेस के लिए कारण होते हैं। और अगर हमें हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करना है या कोशिश करना है कि किसी को ना हो या डिले हो, तो इसके लिए हमें इन्हीं फैक्टर्स को कंट्रोल करना होगा। ऑलराइट। पहली चीज, हमें हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल्स रेगुलरली चेक करना है और कंट्रोल में रखना है। दूसरा चीज है, हमें फिजिकली एक्टिव रहना है। इसके दो एडवांटेजेस, एक तो रेगुलर एक्सरसाइज से हार्ट की सेहत अच्छी रहती है। दूसरा चीज, अगर वेट नहीं बढ़ता है तो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल्स कंट्रोल रहने में
फायदा होता है। नॉर्मल वेट के अंदर शुगर्स और ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम आने के चांसेस कम होते हैं। इसके बाद अगर कोई एडिक्शंस है तो उन्हें धीरे धीरे करके अगर बंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सी बार पेशेंट से जब हम बात करते हैं, उन्हें काउंसिल करते हैं, एक कॉमन मिथ होता है कि कुछ लोगों ने पढ़ रखा है कि अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छा है, बट ये इनएडिक्वेट सेंटेंस है। सी, ऑप्टिमम क्वांटिटी में अगर रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग होती है तो शायद वो कोलेस्ट्रॉल्स कम करने में मदद होती है। बट जो नॉर्मल पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग जो हमारे कंट्री में देखी जाती है, जिसमें अल्कोहल का क्वांटिटी भी ज्यादा होता है, उसके साथ काफी हाई कैलोरिक या जंक फूड खाया जाता है, सो ये जो तरीके का अल्कोहल इंटेक है, ये डेफिनेटली हार्ट के लिए भी बुरा है। इससे डायबिटीज का भी प्रॉब्लम होता है, बीपी भी बढ़ता है, और इससे वेट भी गेन होता है। सो नेचुरली अगर हम ये सब एडिक्शंस कम करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमें हमारा मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। हमने देखा है बहुत सी बार कि लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर वेट, दे आर पर्टिकुलर अबाउट देयर जिमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, जब ये मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल और मेंटल रिलैक्सेशन की बात आती है, तो वो पूरी तरह इग्नोर करते हैं। सो अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन अगर बाकी टाइम पे अगर वो मेंटल स्ट्रेस में है, तो कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड इश्यूज बढ़ने का चांसेस रहेगा। सो साथ ही में अगर वो योगा, प्राणायाम, मेंटल रिलैक्सेशन, कुछ जो हॉबीज है उनको फॉलो करना है, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये सब ट्राई करके अगर थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन करता है, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होगा। सर, आज के ज़माने में जब छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग सबसे पहले गूगल करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो अर्ली साइंस एंड सिम्पटम्स अगर हम डिस्कस कर लें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ेज़ के, जिनको इग्नोर नहीं करना है, एक्सपर्ट के पास पहुँचना है, जैसे कि आप हैं, तो सर उनके बारे में हमें बताएँ? सी, हार्ट डिसीज से रिलेटेड जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वो पहली चीज सांस फूलना। अगर कोई इंडिविजुअल कहता है कि मैं लास्ट वीक तक के 4 किलोमीटर कंफर्टेबली चल रहा था, और आज 3 किलोमीटर चलने पे मुझे रुकना पड़ा, हुँ, कुछ अनइजी फील हुआ या बहुत सांस फूल गई, हाफी आ गई, तो समझ लीजिए देयर इज समथिंग एबनॉर्मल, और उन्हें डॉक्टर को मिलना है। चेस्ट पेन जो काफी कॉमनली डिस्कस हार्ट सिम्टम है, वो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बट इसमें बताना चाहूंगा, अक्सर हमने ये देखा है स्पेशली यंग पॉपुलेशन में, जब कभी भी चेस्ट पेन होता है तो वो एसिडिटी समझ के उसे इग्नोर करते हैं। सो हार्ट रिलेटेड जो चेस्ट पेन होता है, वैसा जरूरी नहीं कि हर बार लेफ्ट में ही होगा। स्टडीज में दिखा है कि 60 से 70% यानी 2/3 केसेस में जो हार्ट का पेन होता है लेफ्ट में होता है, बट 1/3 केसेस में वो राइट चेस्ट में, बैक में, या इवन जॉ तक भी जा सकता है। तो अगर पेन राइट साइड में है, तो और परसिस्टेंट है, तो ऐसा इग्नोर करना अच्छी बात नहीं रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स रहते हैं वो जनरली एक्सर्शन पे आते हैं। तो अगर कोई बंदा कहता है कि मैं जब वॉक करता हूँ तो चेस्ट पेन होता है और रुकने के बाद ठीक हो जाता है, हुँ, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये हार्ट रिलेटेड हो सकता है। देन जो हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होता है वो एक पॉइंट पे नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि एक फिंगर से मैं पेन का पॉइंट पिन पॉइंट कर सकता हूँ, तो वो हार्ट रिलेटेड रहने का चांसेस कम है। जैसे कॉमनली कहा जाता है कि जो हार्ट का पेन है वो लेफ्ट आर्म में जाएगा, वो भी अगेन कॉमनली वो लेफ्ट आर्म में जाता है, बट कुछ लोगों के दोनों शोल्डर्स में, बैक में, या राइट हैंड में भी जा सकता है। सो अगर पेन है जो एक्सर्शन पे आता है, हुँ। और नया पेन है जो पहले नहीं था, अगर ऐसा किसी को होता है तो इसे इग्नोर ना करे, अपने नियरेस्ट फिजिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे। इसके बाद तीसरा जो हार्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो स्वेलिंग है। स्वेलिंग यानी पैरों में पैर सूज जाते हैं, जनरली एक्सर्शन पे, बैठने के बाद ठीक लगते हैं। वैसे किसी को चेहरे पे सूजन दिखती है, या पूरे शरीर में सूजन दिखने लगती है। आंखों के सामने अंधेरी आना, ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। या दिल का धड़कन एकदम से फास्ट हो जाना, जैसे नॉर्मली हमें हमारे हार्ट बीट्स नहीं फील होते, बट किसी को पाल्पिटेशंस फील होने लगे, स्पेशली जब वो रिलैक्स्ड है या अच्छे से शांति से बैठे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये कॉमन हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स है, और इनमें से अगर किसी को कोई भी सिम्टम्स आते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि उन्होंने अपने नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके आगे का इसका ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन प्लान करना चाहिए। सर, अभी तक की जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगला जो सवाल है वो ये है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ेज़ को डायग्नोज़ कैसे किया जाता है? राइट, सो कोरोनरी आर्टरी डिसीज जब कभी भी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें डायग्नोसिस के 2 पार्ट होते हैं। एक तो पेशेंट का प्रेजेंटेशन या सिम्टम्स, जिसके हुँ, बारे में हमने बात की। दूसरा रहता है टेस्ट। तो जो इन्वेस्टिगेशंस या मेडिकल टेस्ट्स होते हैं, इसके अंदर पहले कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं, जैसे ईसीजी। ईसीजी के अंदर हमें हार्ट का रिदम
हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज समझ में आती है। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी का ईसीजी नॉर्मल है लेकिन अगर सिम्टम सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट्स के ईसीजी नॉर्मल आ सकते हैं, तो अगर किसी को सिग्निफिकेंट सिम्टम्स है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, लेकिन ईसीजी नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो अगर क्लिनिकली सस्पेक्ट होता है कि हार्ट डिजीज का सस्पिशन स्ट्रांग है, तो वो ईसीजी के आगे के इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। ईसीजी के बाद जो दूसरा टेस्ट होता है जो कॉमनली और नॉन इन्वेजिव वे से इजीली हो जाता है, वो इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी यानी हम हार्ट का सोनोग्राफी कर रहे हैं और हार्ट के नसों का, हार्ट का जो ब्लड पंपिंग पावर है, मसल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, वॉल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, ये हम इकोकार्डियोग्राफी में इवेल्युएट करते हैं। तीसरा एक टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट, जिसको सादी भाषा में ट्रेडमिल टेस्ट या टीएमटी भी कहा जाता है। पहले ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला टेस्ट था। अभी गाइडलाइंस के हिसाब से इसका डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी इतना ठीक नहीं है, बट कुछ केसेस में डेफिनेटली ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। वो डेफिनेटली अगर जरूरत रहती है तो कार्डियोलॉजिस्ट उसके हिसाब से पेशेंट को गाइड करते हैं। फिर एडवांस टेस्ट होते हैं, उसमें से एक है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जहाँ पे कैथेटर इंसर्ट किए बगैर हम सिटी स्कैन से हार्ट की नसों की हेल्थ कैसी है ये समझने का कोशिश करते हैं। सिटी एंजियोग्राफी का एडवांटेज ये है कि वो बहुत ही कम टाइम स्पैन में हो जाती है, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, यानी कोई कैथेटर अगर बॉडी में इंसर्ट नहीं करना होता है। उसका ड्रॉबैक ये है कि हम हर केस में सिटी एंजियोग्राफी यूज नहीं कर सकते। सो सिटी एंजियोग्राफी जनरली ऐसे पेशेंट्स के लिए यूज होती है जहाँ पे क्लिनिकल सस्पिशन लो है बट सिम्टम सिग्निफिकेंट है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में, या पेशेंट्स जिनका बाईपास हुआ है और उनको मल्टीपल एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स हार्ट में जोड़ी गई है, जो हम कोरोनरी एंजियोग्राफी से बेहतर सिटी एंजियोग्राफी में इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर नेचुरली सिटी एंजियोग्राफी के बाद जो टेस्ट आता है उसे हम कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, जो आजकल मेजोरिटी लोगों को पता ही है, जिसके अंदर हाथ की नस से, जैसे हम रेडियल एंजियोग्राफी की बात करते हैं तो हाथ की नस से एक छोटा सा कैथेटर लगा के उसमें से कैथेटर इंसर्ट करके हार्ट के नसों में एक केमिकल जिसको कॉन्ट्रास्ट एजेंट कहते हैं वो इंजेक्ट किया जाता है, और एक स्पेशल मशीन जिसको कैथलैब मशीन कहते हैं उसे हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसके इमेजेस कैप्चर किए जाते हैं। ये एक्यूरेट और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो राइटली चोजन पेशेंट में प्रोबेबली कोरोनरी एंजियोग्राफी सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। और एडवांस्ड हार्ट टेस्ट है, जैसे कार्डियक एमआरआई होता है, स्ट्रेस थैलियम स्टडीज होती है, डोबुटामिन स्ट्रेस इको होता है, जो कि कुछ पेशेंट्स के लिए यूजफुल होता है। सो नेचुरली जब हम कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं सो हमारे हेल्थ सिम्टम्स, हमारे रिस्क फैक्टर्स, ये सब देख के वो डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सा टेस्ट सबसे उपयुक्त होगा। थैंक यू सो मच। अगला सर हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। अगर हम कोरोनरी हार्ट डिजीज की बात करें तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं? जी, जब हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज की बात करते हैं तो ये एक डिसीज नहीं होगी, एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज है। किसी को ऐसा हो सकता है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज है यानी आर्टरी में ब्लॉकेज है, बट वो माइल्ड ब्लॉक है जिसके कारण कोई ब्लड सप्लाई हैम्पर नहीं हो रहा है, जिसको हम मेडिकल टर्म में माइल्ड कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। एज अगेंस्ट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत मल्टीपल ब्लॉकेजेस होते हैं और सभी क्रिटिकल होते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के एंजियोग्राफिक फाइंडिंग्स, इकोकार्डियोग्राफी फाइंडिंग्स और सिम्टम्स क्या है, इसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सो जैसे हम बता रहे थे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज में सिवियरिटी के हिसाब से ये भी हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स को मेडिकल मैनेजमेंट पे यानी कोलेस्ट्रॉल्स कंट्रोल किया जाए, ब्लड थिनिंग एजेंट्स ऐड किए जाए, ब्लड प्रेशर शुगर मेंटेन में रखा जाए, और कुछ मेडिसिन दे के काफी हद तक मेडिसिन पे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एज अगेंस्ट अगर क्रिटिकल ब्लॉकेजेस है, मल्टीपल है, तो डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ वो ब्लॉकेजेस के लोकेशंस है, ये डिसाइड होता है कि उनका बाईपास सर्जरी होना चाहिए या एंजियोप्लास्टी होना चाहिए। हर डिसीज के हिसाब से, उसके सिवियरिटी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एंजियोप्लास्टी बेस्ट होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बाईपास एंजियोप्लास्टी से बेहतर होता है। सो पेशेंट्स का क्लिनिकल सिनेरियो और फाइंडिंग्स देख के ही ये डिसीजन डिसाइड किया जाता है। ऑलराइट सर। सर तो जो आपकी स्पेशलिटी है रेडियल एंजियोप्लास्टी, अब उस पर आ जाते हैं सर। ये होता क्या है और ये किस तरह से पेशेंट्स को बेनिफिट करता है? राइट। सो जैसे हम बात करते हैं कि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी पिछले 3 दशकों में यानी पिछले 30 सालों में एंजियोप्लास्टी का काफी डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। पहले ऐसा था कि जब एंजियोप्लास्टी की बात करते थे तो पैर की नस में से यानी जांग के एक नस से
एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता था और बलून से ब्लॉकेजेस खोले जाते थे। पहले स्टेंट्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो जो ब्लॉकेजेस खुलते थे उसमें रीऑक्लूजन या फिर से ब्लॉक होने का चांसेस ज्यादा होता था। इवेंचुअली लास्ट 3 डेकेड्स में काफी डेवलपमेंट हुआ है और आज हम पैर की नस को न छूते हुए एक अपने रिस्ट से यानी हाथ की नस से यहाँ से एक छोटा सा कैथेटर लगा के, जो कि हार्डली 1.4 मिलीमीटर का होता है, इतना बारीक कैथेटर लगा के वहां से हम ब्लड वेसल के अंदर एंटर होते, वहां से कैथेटर के थ्रू इसी ब्लड चैनल से हम होते हुए हार्ट की नस तक पहुंचते हैं और वहां से फिर एंजियोग्राफी और रिक्वायर्ड है तो एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो ये रेडियल आर्टरी से करने के कारण इसे हम रेडियल एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जब हम जांग से एंजियोप्लास्टी करते थे, जिसे हम मेडिकल टर्म में फिमोरल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते कहते हैं, इसमें कुछ चैलेंजेस थे। एक, वो आर्टरी पैर में होने के कारण एंजियोप्लास्टी होने के बाद पेशेंट को 6 से 8 घंटा सीधा लेटे रहना होता था, बेड से उठ नहीं सकते थे। हॉस्पिटल स्टे इवन एंजियोग्राफी के लिए 24 आवर्स का था, क्योंकि पेशेंट उठ के बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो उन्हें 24 आवर्स हॉस्पिटल स्टे रखना होता था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज था, क्योंकि जांग की जो आर्टरी है वो डीप इनसाइड रहती है, बॉडी के अंदर रहती है, तो यहाँ से ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस या जहां से हम एंटर कर रहे हैं पंक्चर साइट जिसे हम कहते हैं, वहां के कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा थे। सो एल्डरली पॉपुलेशन, फीमेल पेशेंट्स, इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन रेट काफी ज्यादा था। एज अगेंस्ट जब हम रिस्ट की बात करते हैं यानी रेडियल एंजियोप्लास्टी की, तो इसमें क्योंकि आर्टरी बहुत सुपरफिशियल है, इजीली कॉम्प्रेसिबल है, सो यहाँ से कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट 10 गुना फेमोरल एंजियोग्राफी से कम है और पेशेंट टॉलरेट भी अच्छा करते हैं और प्रोसीजर होने के बाद, एंजियोग्राफी जैसे प्रोसीजर के बाद 2 घंटे बाद पेशेंट को कंफर्टेबली डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। वी आर सो हैप्पी सर दैट वी हैव डॉक्टर्स लाइक यू जो इतने अच्छे से इस काम को कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सर कि बहुत सारे लोग इस तरह के ट्रीटमेंट्स लेने से डरते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कितने टाइम तक ये क्योर्ड रहेगा, बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अगर हम कोरोनरी हार्ट डिजीज की बात करें तो क्या ये कम्प्लीटली क्योरेबल है? सी, क्योर का डेफिनेशन क्या है इस पे डिपेंड करता है। अगर किसी को हार्ट के नस में ब्लॉक आता है, उसे एंजियोप्लास्टी से हम अगर क्लीन करते हैं हम्म। और उसके बाद अगर पेशेंट लाइफस्टाइल प्रॉपरली मेंटेन करता है और मेडिसिन सही से लेता है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर नॉर्मल मेंटेन करता है, तो फिर से ब्लॉकेजेस होने का चांसेस काफी कम है। एज अगेंस्ट ट्रीटमेंट होने के बाद अगर कोई निग्लिजेंस करता है, मेडिसिन सही से नहीं लेता है, डाइट, लाइफस्टाइल, एडिक्शंस, इन चीजों पे काबू नहीं करता है और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता है, तो नेचुरली फिर से ब्लॉकेजेस होने का चांसेस काफी ज्यादा रहेगा। मैं मेरे हर पेशेंट को ये कहता हूँ कि अगर भगवान ने बनाई हुई नसें अगर ब्लॉक हो सकती है, तो इंसान के बनाए हुए स्टेंट्स तो डेफिनेटली हो सकते हैं। तो इस पे डिपेंड करेगा कि हम कितने अच्छे से बॉडी की केयर लेते हैं। सी, अगर हम हार्ट की केयर लेंगे तो हार्ट हमारी केयर लेगा, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो नेचुरली विल हैव टू पे बैक। सर आफ्टर दिस प्रोसेस एंजियोप्लास्टी दैट यू हैव टोल्ड, एक पेशेंट को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? राइट, सो देखिए, अगर कोई पेशेंट का एंजियोप्लास्टी हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि एंजियोप्लास्टी होने के बाद 1 साल तक के जो ब्लड थिनर टैबलेट्स है वो उसे अनइंटरप्टेड रेगुलरली लेना है। हमने एंजियोप्लास्टी यानी क्या किया कि हार्ट की नस में जो ब्लॉक था उसे क्लीन किया और उसके अंदर हमने एक मेटालिक स्टेंट डिप्लॉय किया है। ये मेटालिक स्टेंट रहता है मेडिकेटेड या ड्रग कोटेड। इवेंचुअली इसका जो ड्रग कोटिंग है ये रिलीज होके वॉश आउट हो जाता है। जब तक इस स्टेंट के ऊपर नया एक स्किन का लेयर डेवलप नहीं होता है, ये जो स्टेंट है ये ब्लड को एक्सपोज्ड है। अगर इस समय ब्लड थिनर टैबलेट्स मिस होती है या कोई पेशेंट रेगुलर नहीं ले सकता है, तो ये स्टेंट के ऊपर ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन का चांसेस होता है, जिसे हम स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं। सो अगर कोई पेशेंट का एंजियोप्लास्टी हुआ है, सो उसे ब्लड थिनर टैबलेट्स उनके डॉक्टर ने जैसे सजेस्ट किए बहुत रेगुलरली लेना है, और अगर वो रेगुलरली लेता है तो ये कॉम्प्लिकेशन पूरी तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कोलेस्ट्रॉल्स को बहुत नियमित रूप से चेक करके जो लेवल्स डॉक्टर ने सजेस्ट किए उस लेवल में मेंटेन करना। अगर कोलेस्ट्रॉल्स हाई रहेंगे तो फिर से ब्लॉकेजेस बनने का चांसेस रहेगा। ये हो गया सेकंड चीज। थर्ड थिंग है शुगर, ब्लड प्रेशर, वेट, ये तीनों चीजों को पूरी तरह कंट्रोल में रखना। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए, शुगर एकदम नॉर्मल लेवल्स पे मेंटेन रहना चाहिए, और वेट को हमें एक्सरसाइज करके और खान पान का मॉडिफिकेशन करके इसे मेंटेन करना है। मेंटल हेल्थ को बिल्कुल नहीं भूलना है, मेंटल रिलैक्सेशन, योगा, प्राणायाम, ये सब कंटिन्यू करना है।
और अगर हम ये सब प्रिकॉशंस रेगुलरली लेते हैं तो फिर से हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आने का चांसेस काफी कम हो जाता है। सर, कोई पेशेंट रेडियल एंजियोप्लास्टी ले सकता है कि नहीं? इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सी रेडियल एंजियोप्लास्टी के लिए हमें दो चीजें देखनी होती है। एक तो ये कि जो रेडियल आर्टरी है, जो रिस्ट की आर्टरी है, ये कितनी साइज की है, वहां से हम जो कैथेटर इंसर्ट करके प्रोसीजर करने का प्लान कर रहे हैं, क्या वो आर्टरी उसे अकोमोडेट कर सकेंगी। एक एवरेज इंडियन ह्यूमन बॉडी में रेडियल आर्टरी एडिक्वेट साइज होती है और डेफिनेटली हम उसे कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। जो चैलेंजिंग ग्रुप्स रहते हैं यहाँ पे रेडियल आर्टरी के चैलेंजेस आ सकते हैं, वो फीमेल्स जिनका वेट कम है और दूसरा जिनका हाइट कम है। ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि हाइट और वेट के प्रोपोर्शन में रेडियल आर्टरी की साइज डिसाइड होती है। सो अगर कोई शॉर्ट स्टेचर है या बहुत थिन बिल्ट है, स्पेशली फीमेल पॉपुलेशन में, सो रेडियल आर्टरी का साइज शायद उन केसेस में छोटा हो। सो उस केस में हमें फेमोरल आर्टरी से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा ग्रुप होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा उम्र के है, जैसे 80s या उससे ज्यादा में, तो इन केसेस में जो रेडियल आर्टरीज है इसमें लूप्स आ जाते हैं। नॉर्मली जो हमारे आर्टरीज रहती है एकदम स्ट्रेट कोर्स में होती है या कर्व स्मूथ कर्व्स होते हैं। अगर इसमें लूप्स आ जाते हैं तो जब हम कैथेटर को निगोशिएट कर रहे हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। सो जब कभी भी हम पेशेंट इवेल्युएट करते हैं तो उसी समय हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि उस पेशेंट में रेडियल आर्टरी कैसे पाल्पेट हो रही है और उसका साइज एक अप्रोक्सीमेट कैसा है, और क्या हम उस केस में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी रेडियल आर्टरी से कर सकेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आर्टरी का साइज और ये लुप्स चैलेंज नहीं होता है। सो मेजॉरिटी केसेस में रेडियल आर्टरी से प्रोसेस अच्छे से हो जाता है। सर, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपने जो इस इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हमें एनलाइटन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल और है, ये जो 2023 का वर्ल्ड हार्ट डे का एक थीम है, यूज हार्ट नो हार्ट, इसके सिग्निफिकेंस को भी जरा हमें समझा दीजिए। सी हमें पता है कि अगर कोई चीज हमें पता है, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट इट एंड वी कैन इनकलकेट इट इन आर डे टू डे लाइफ। सो इस साल का जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है, इसका लॉजिक यही है कि अगर हम हमारे हार्ट, उसकी एक्टिविटीज, उसका फंक्शन और उसकी हेल्थ के बारे में अगर समझेंगे तो हम डे टू डे हमारे लाइफस्टाइल में वो मॉडिफिकेशंस कर सकेंगे ताकि हम हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर सके। सो नेचुरली इफ वी नो द थिंग्स बेटर, we'll be able to utilize that knowledge in our day-to-day life and will be more wiser in saving ourselves. थैंक यू सो मच ऋषि सर, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए और इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए। Thank you. थैंक यू सर।